जिस तरह से आपने सड़कों की बात की कि वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि हमने सैकड़ों पुल बना दिए, सैकड़ों सड़कें बना दी। और उनके पावर मिनिस्टर रहते भी वो कहते हैं कि हर घर में लाइट है। वहाँ के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो जिनको आज भी जो है बिजली देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या कहना है? देखिए, पावर आज भी कई जगहों में नहीं है। पावर मिनिस्टर रह के उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन जगहों पे ट्रांसफार्मर दिए जहाँ ज़रूरत भी नहीं थी। एक एक जगह में जो है 10-10 ट्रांसफार्मर दिए, और कहीं जगह जो है जहाँ 10 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी वहाँ एक भी इस वक्त नहीं। आज भी काफ़ी तजर्बा लोगों के साथ मिलने का हुआ, तो किसी को ये इस किस्म के इल्ज़ामात देना मेरे ख्याल में ये उनकी कमज़रफ़ी का नतीजा है। रहा सवाल कि उन्होंने कहा कि इनको ये रेस्ट करना चाहिए था, इनके यहाँ जी एक ये एक हादसा हुआ था, ये रेस्ट। देखिए, मैं सियासत के अलावा मुझे एक रिलीजियस स्टडी में करता रहता हूँ। मैं एक सीधा साधा मुसलमान हूँ। मेरे हिसाब से सिर्फ 3 दिन किसी घर में मातम है, चौथे दिन मातम करने वाला जो है, मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम के असूलों से वाकिफ़ नहीं है। तो इन लोगों को चाहिए किसी मौलवी के पास कैदा शैदा पढ़ के ये देखना चाहिए। रहा आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद रुनियाल साहब, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और उखड़ाल ए से DDC कैंडिडेट थे, आज़ाद उम्मीदवार। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया चंद लफ्ज़ बोलने का। रुनियाल साहब, ये जो इलेक्शन हुए तो किस तरह का रिस्पांस जो है वहाँ से आम जनता का मिला आपको? देखिए, जो रिस्पांस का जो आउटकम है वो तो पता चल जाएगा 22 तारीख को, लेकिन जो अपेरेंटली मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया। और मुझे ज़्यादातर बहुत कम 2 पंचायतों के अलावा बाकी जगह मुझे अपनी कैंपेन करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। मेरे तरफ से लोगों ने खुद कैंपेन की। तो हालांकि बहुत ज़्यादा फोर्सेस मेरे अगेंस्ट काम कर रहे थे, जो चाहते थे कि मैं जो जीतूं नहीं यहाँ मैं इस रेस से बाहर हो जाऊं। बड़ी ये गलत किस्म की कैंपेनिंग मेरे ख़िलाफ़ की गई, इल्ज़ामात की बौछार लगाई गई। तो मैंने अल्लाह पे मैंने सब्र किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो है सब्र सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में खामोशी सबसे बड़ा जो है एक हथियार है, जो अपने दुश्मनों को या अपने जो एडवर्सरीज़ हैं उनको जवाब देने का। तो मैं उस दौरान बिल्कुल खामोश रहा। रुनियाल साहब, अगर बात करें हम DDC इलेक्शंस में, तो वहाँ पे काफ़ी जो कांग्रेस के भी कदावर नेता थे, काफ़ी वहाँ पे टक्कर जो थी आपके वहाँ पे थी। तो किससे आपको ज़्यादा लगा कि कौन था आपके टक्कर में? जहाँ तक मुझे लगा कि सिर्फ ये जो स्मेयरिंग कैंपेन मेरे ख़िलाफ़ थी वही मेरे टक्कर में थी। बाकी मुझे कोई इतना ज़्यादा कदावर नेता वहाँ नज़र नहीं आया। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की, उसमें बीजेपी के लोगों ने शायद इतना ज़्यादा नहीं किया, या बाकी जो कैंडिडेट थे NC वाले, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जहाँ के मेरी ट्रेजिडी को उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और लोगों में गलत तासुर देने की कोशिश की कि जैसे मैं जो है किसी एक लालच की बिना पे इस मैदान में आया हूँ। यहाँ बहुत से इल्ज़ामात मुझ पे लगाए गए, यहाँ तक कि हमारे एक साहब का MLA साहब हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात में जो नामुमकिन था, और लोगों ने, और उन इल्ज़ामात का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लोगों में एक अच्छा रिएक्शन पॉजिटिव रिएक्शन मेरी साइड में, और उनके ख़िलाफ़ एक नेगेटिव रिएक्शन हुआ। क्योंकि मैं अब 66 ईयर्स ऑफ एज मेरी है। अपने इलाके का हर फर्द, चाहे वो जवान हो बूढ़ा हो, मुझे जानता है, मेरा बिहेवियर जानता है, मेरी प्रोफाइल जानता है। तो कोई भी इस किस्म का इल्ज़ाम जो बिल्कुल सिरे से ही गलत इल्ज़ाम हो, तो उस इल्ज़ाम को जो है वो उन्हीं के ये उल्टा उन पे लगा। मुझे इसका कोई गलत असर नहीं हुआ। सर, नाराज़गी तो उनमें भी काफ़ी थी। जो MLA जो कल का एक वेब पोर्टल के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि आपने उनको एक पेप्सी वाला कह दिया, वो तो मिनिस्टर रहे हुए हैं। देखिए, उन्होंने मुझे ये कहा कि जब उन्होंने मुझ पे इल्ज़ामात लगाए इलेक्शन में कि ये मैंने जी 5000 बिहारियों को दिया है, एक MLA की तरफ से इस किस्म की एक भूंडी हरकत जो है, जो MLA रहा हो और एक्स स्टेट मिनिस्टर भी रहा हो, इस किस्म के गलत इल्ज़ामात, वो क्या आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? ये तो मेरी उस आवाम की तवीन है जिस आवाम को वो रिप्रेजेंट करते हैं और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। कौन मानेगा कि एक बिहारियों को जो है 5000 स्टेट सब्जेक्ट दिए या कुछ ऐसा हुआ?
एक एक किस्सा हुआ था जो उन्होंने प्लाट किया गया, दो लोगों के आपस में ये उस वक़्त चल रहा था, शायद किस कभी आपस में उनकी लड़ाई थी, तो एक ने दूसरे का स्टेट सब्जेक्ट चैलेंज किया और उस बंदे का स्टेट सब्जेक्ट चैलेंज किया जिसको 1959 में उसकी दादी को कोई मोहम्मद रजब डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने दिया था जम्मू से। और उस वक़्त राजकुमार सहदेव सिंह ने 1965 में उन लड़कों के बाप को दिया था जिनको मैंने दिया। और अगर ऐसी बात है तो फिर दुनिया, हमारे जम्मू कश्मीर का कोई भी स्टेट सब्जेक्ट जो है चैलेंज किया जा सकता है अगर ये है। बाकी कोई किसी को मलवस करने के लिए चार पैसे करे, किसी की वकील का इस्तेमाल करे, कहीं पे असर रसूख करके, जो कि मैं उन दिनों सियासत में एक आम अफवाह थी कि मैं सियासत में आ रहा हूँ, तो मेरी छवि ख़राब करने के लिए मुझे एक टेंटेड पर्सनैलिटीज़ जो है लोगों में साबित करने के लिए उनके पास कोई और चीज़ नहीं थी, तो ये उन्होंने किया। वक्ती तौर पे उन्होंने इस चीज़ को बड़ा एक्सप्लॉइट किया 2014 के इलेक्शन में, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जिन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था वो मुझसे बाद में ही रहे, तो फिर भी लोगों ने 14,000 वोट मुझे दिए। दूसरे नंबर पर मैं रहा, थोड़ा सा टाइम की कमी थी और वक्त की कमी की वजह से और मेरी नातजुर्बाकारी की वजह से मैं वो इलेक्शन हार गया, अदरवाइज़ मैं तो पूरे विनिंग पोजीशन में था उस वक्त भी। ना साहब, पेप्सी बेचना या पेप्सी वाला उनको आपके द्वारा बताना, इसमें भी कोई राज रहा होगा कि क्या कारण था कि आपने इस वर्ड का यूज़ किया? उन्होंने तो इसको मतलब माना कि उन्होंने पेप्सी बेची है, लेकिन आपका कहने का क्या मकसद नहीं, था? मैंने उनको देखिए, कोई भी अगर इंसान सफाई भी करे ना तो वो भी एक मुकद्दर, वो भी एक कोई भी काम जो है बुरा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि वो पेप्सी बेच के जो उन्होंने कोई बुरा काम किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि उनकी जो माली हालत थी वो बहुत ही डाउन थी। वो हमारे एरिया में हर किसी की माली हालत अपने वक्त में डाउन रही है। हम में से कोई भी बिरला टाटा या कोई इतने बड़े ये नहीं थे, साहूकार नहीं थे, हर कोई जो है ज़ीरो से उठा है। मैं भी उठा हूँ, वो लोग भी उठे हैं, मैं उस बात पे नहीं कहता कि उन्हें, लेकिन एक बंदा जिसकी एक महदूद इनकम थी, वो इतनी बड़ी पैसे वाला होके, उनके आप देखें ना, उनके आप अकाउंट चेक करें, उनके रिश्तेदारों के अकाउंट चेक करें, उनके भाइयों के अकाउंट चेक करें। उन्होंने ये जो मुझे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अभी कोई चीज़ बोलना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन वक्त अगर आएगा और अगर वो मुझे फिर छेड़ेंगे तो मेरे पास कुछ हकायक भी हैं जो मैं पूरी आवाम के सामने आ सकता हूँ और बनाल के पीछ बाज़ार में पार्क में बोल सकता हूँ और उनको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं हलफ उठाऊँ तुम भी उठाओ, क्या ये सही है या ये सही है। मैं 5,000 का हलफ उठाऊंगा कि ये सही है या नहीं, वो जो मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा उसमें। लेकिन अभी नहीं, मैं चाहता, अभी मैं नहीं चाहता इल्ज़ाम लगाना। वक्त आएगा अगर फिर वो भड़कना शुरू हो जाएंगे और इस किस्म की बातें कर। रहा सवाल वो मेरे एज पे सवाल करते, मैं 70 साल, मेरी इस वक्त 66 प्लस एज है, इसमें तो कोई बात नहीं है। जब जो बाइडन 78 साल की एज में अमेरिका जैसी इतनी बड़ी एम्पायर का, जो वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है और पूरे वर्ल्ड को उसकी जो पॉलिसीज़ जो है वो इस वक्त कंट्रोल करती हैं, अगर जो बाइडन 78 साल का चला सकता है तो मुझे इस सियासत में आने से कौन रोक सकता है। जब उसका बाप जो गॉडफादर है, जो उसका पॉलिटिकल गॉडफादर आज़ाद साहब अभी 71-72 की एज में काम कर सकता है, जब उनका जिस मनमोहन सिंह की सरकार में थी वो अभी मेरे ख्याल में 80-82 के एज में अभी तक सियासत में है, उनकी सोनिया गांधी अगर इतनी एज के बावजूद अभी सियासत में है, और तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि एक रेसेंट स्टडी हुई है कि जो सबसे प्रोडक्टिव एज किसी भी इंसान की है वो बिटवीन 60 एंड 70 है। सेकंड नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एज जो है वो 70 और 80 के बीच में होती है। थर्ड नंबर जो है 50 और 60 के, और जो 60-50 से नीचे हैं वो चौथे 5वें नंबर पर आते हैं। जो मैं आज सोच सकता हूँ, जो मेरा आज विजन है, शायद जिन में कमिश्नर सेक्रेटरी रिटायर हो उस वक्त नहीं था, उसके बाद भी काफ़ी तजर्बा लोगों के साथ मिलने का हुआ। तो किसी को ये इस किस्म के इल्ज़ाम देना मेरे ख्याल में ये उनकी कमज़रफ़ी का नतीजा है। रहा सवाल कि उन्होंने कहा कि इनको ये रेस्ट करना चाहिए था, इनके यहाँ जी एक हादसा हुआ था, ये रेस्ट। देखिए, मैं सियासत के अलावा मुझे एक रिलीजियस स्टडी में करता रहता हूँ। मैं एक सीधा साधा मुसलमान हूँ। मेरे हिसाब से सिर्फ 3 दिन किसी घर में मातम है, चौथे दिन मातम करने वाला जो है, मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम के असूलों से वाकफ़ नहीं है। तो इन लोगों को चाहिए किसी मौलवी के पास कैदा शैदा पढ़ के ये देखना चाहिए। रहा सवाल कि मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्यों आया,
वो वक्त बताएगा कि मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि मेरी वजह से इन लोगों को खतरा पैदा होता है कि अगर ये सिर्फ काउंसलर ही रहे तो फिर भी इसका जो है डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का एक अहम रोल रहेगा। क्योंकि मैं एक तजर्बाकार आदमी हूँ, मेरा तजर्बे से अगर किसी को फ़ायदा होता है, और अगर मेरी आवाम ने मुझे कहा कि आपको हमने सियासत में लाया, 2014 में हमने वोट दिया, अब आप आज पीछे मत हटो, तो मैं पीछे नहीं हटा, आया, लोगों ने दिया। 22 तारीख को लोगों को पता चल जाएगा, इन लोगों को, मेरे जो 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 इस किस्म के सियासी लोग हैं। तो ये है। बाकी मैं यही कहूँगा कि इनकी बात के जवाब में जो है वो किसी ने कहा है ना कि तालाब तो बरसात में हो जाते हैं कमज़र्फ़, बाहर कभी आपे से समंदर नहीं होता। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, जब आपके साथ जाहिलों के साथ आप मुखातब हुए हो तो उस वक़्त आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे जो उन्होंने मुझ पे इल्ज़ामात दिए वो मुझे लोगों के प्रेशर में मैंने उनका जवाब दिया। अभी मैंने पूरा जवाब नहीं दिया है, मैं एक बहुत मनज़्ज़म तरीके से इनको जवाब दूंगा अगर ये चुप नहीं रहेंगे। अगर ये चुप रहते हैं तो मुझे उनके पास्ट से कोई वास्ता नहीं है। जब वक्त आएगा तो सियासी तौर पर इनकी पॉलिसियों का हम विरोध करेंगे या इनकी पॉलिसियों को एक्सपोज करेंगे, किसी के ज़ात को एक्सपोज नहीं करेंगे। लेकिन एक बार ये ज़ात पर आ जाए और एक लड़का जो मेंटली डिरेंज्ड है, जो जिसके तमाम भाई जो हैं वो कोई एक जगह वहाँ के एक किसी का उन्होंने मकान हथिया लिया है, दूसरी जगह कुछ और कर रहे हैं, और तीसरा जो है अपने ससुराल का मकान हथियाने की कोई, उस बंदे से बयान दिलाते हैं कि मैंने जी उससे कोई रकम ली। नायब तहसील भाई, मैं न मैं कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू था, न मैं कोई ओहदेदार था, न मैं कोई था। तो ये एक इलेक्शन के दौरान ही उन्होंने घर घर जाकर एक कैंपेन की ताकि लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, और लेकिन लोगों ने उसको उलट असर हुआ। और आप देखेंगे कि जिस कैंडिडेट के हक में वो कर रहा था, मुझे पूरा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है कि वो जो है बिल्कुल करीब है, ज़मानत ज़ब्त होने के करीब होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उसी वजह से, हो सकता हो कि वो बंदा बेहतर करता, लेकिन ये जो चीज़ें उन्होंने एक कैंपेन मेरे ख़िलाफ़ ऐसी कर दी, कैरेक्टर असैसिनेशन की, जिसका असर लोगों में जो है उन आदमियों के ख़िलाफ़ हुआ, उस इंसान के ख़िलाफ़ हुआ। रना साहब, एक इल्ज़ाम आपने उन पे और भी आयद किया था जिसमें आपने हवाला जो पैसा है कोई उनके रिलेटिव हैं या क्या है, 1 लाख समथिंग कुछ बात कर रहे थे, वो क्या सही है या क्या? देखिए, इनका कोई पाकिस्तान में है हुआ था, ये भी पूरे थाने का रिकॉर्ड भरा हुआ है। किसी को अगर इसकी तस्दीक करनी होगी तो वो देख सकता है थाने के रिकॉर्ड। थोड़ा सा आप बता दें ताकि लोगों को पता चल पाए, क्योंकि आधी अधूरी बात ना लोगों की समझ में नहीं आती। नहीं, मैं इसकी वजाहत नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा कि वक्त आने पे अगर किसी को चाहिए, मैंने कहा ना मैं इन बातों में नहीं आऊँगा। लेकिन एक बात, चूँकि उन्होंने मुझे कहा था कि इन्होंने बिहारियों को ये दिया है, तो उन्होंने झूठ बोला था, मैं तो सच बोल रहा हूँ। और अगर वक्त आने पर जब बात होगी तो हमारे पास फाइलों की कापियाँ हैं, हमारे पास जेरोक्स कापियाँ हैं उन तमाम चीज़ों की, किसके ख़िलाफ़ क्या, कौन कहाँ चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो थोड़ा बहुत सबूत हमने रखा है। लेकिन मैं अभी इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहता। मैं जब कोई दोबारा इस बात को उठाएगा तो फिर मैं पूरी तरीके से प्रेस में जाऊंगा और प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करूंगा कि कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, वो बातें हैं। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास इस चीज़ के बाज़ाब्ता सबूत हैं। सर, जो स्टेट सब्जेक्ट की बात की, उनके द्वारा जो कहा गया कि 5000 स्टेट सब्जेक्ट बाहरी राज्यों के लोगों को दिए गए हैं, क्या वो केस जो है वो चल रहा है? क्या उसमें आपका नाम है? क्या अभी भी वो केस चल रहा है? देखिए, जहाँ तक स्टेट सब्जेक्ट का ताल्लुक है, एक स्टेट सब्जेक्ट में मैंने कहा ना कि 2 आदमियों को एक आरए की मशीन पे लड़ाई थी, 2 रिश्तेदारों की। तो एक ने चैलेंज किया कि इस बंदे का स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तो इसने जाली लिया है। तो जाली लेके वो चलता रहा काफ़ी केसेस, तो अल्टीमेटली क्राइम ब्रांच में वो अप्रोच करते रहे तो उन्होंने माना नहीं। तो बाद में क्या हुआ कि एक जज के ज़रिए उन्होंने लिखा के लिया कि इनकी स्टेट सब्जेक्ट को जी, तो जज ने क्राइम ब्रांच को लिखा कि आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई करो, उन लोगों के खिलाफ़। तो उसके बाद फिर क्राइम ब्रांच ने उसकी तहकीकात वगैरह की, एक केस रजिस्टर हुआ उन लोगों के खिलाफ़, जिसमें उन ऑफिसर्स को भी बुलाया गया जिन्होंने इशू किया था।
उसमें से जिस तहसीलदार ने फाइल रिकमेंड की थी वो मर चुका था। जिन लोगों ने उनके दादी की थी, चूँकि बाप उनके दादा कहते हैं कि 47 में मर गया था, तो दादी जो थी वो जम्मू की रहने वाली थी, तो उसके हक में जब ये इशू हुआ स्टेट सब्जेक्ट, तो वो 59 में एक मोहम्मद रजब डीसी होते थे जम्मू के, तो उन्होंने इशू किया था। फिर उसी बूढ़ी का जो लड़का था उसका एक और मिस्टर राजकुमार सहदेव सिंह थे, उन्होंने इशू किया था। तो राजकुमार सहदेव सिंह ने जब बाप का इशू किया तो उनके बेटों का मेरे पास फाइल आई, तहसीलदार ने प्रॉपर रिकमेंड की। तो तहसीलदार का काम होता है कि रिकॉर्ड देखकर उसको अटेस्ट करना, और हम उसके अटेस्टेशन को इशूइंग अथॉरिटी मानती है। तो तहसीलदार ने जब रिकमेंड किया, रिकॉर्ड ठीक था, कानूनी तौर ठीक था। हो सकता हो कि वो फाइल गलत हो या सही हो, या उन लोगों की जो क्लेम उन्होंने रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया हो, तो वो तो उन लोगों का कसूर है, उसमें इशूइंग अथॉरिटी का इस हद तक कसूर इसको आप नहीं ब्लेम कर सकते। इशूइंग अथॉरिटी को करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। जब ये साबित हो जाए कि एक आदमी 44 से रह रहा है यहाँ पे, और 2 डिप्टी कमिश्नर्स ने ऑलरेडी उनके जो है फादर और दादे वगैरह की सर्टिफिकेट दे दिया है, तो तीसरे डिप्टी कमिश्नर या तीसरे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को कोई जवाब नहीं बनता उस चीज़ को रोकने का। और वो ये भी था कि वो आदमी जो उनका बाप था वो मुलाजमत कर रहा था, और ड्यूरिंग सर्विस डेथ इन हार्नेस हुई, और उसका लड़का जो था वो अप्लाई कर रहा था ये इसके लिए, नौकरी के लिए। तो उस सिलसिले में उनकी स्टेट सब्जेक्ट इशू हुई है। तो अगर एक आदमी मुलाजम हो जम्मू कश्मीर स्टेट का, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त जो पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी तब तक मुलाजमत नहीं कर सकता था जब तक इस स्टेट से। अब जब उन 2 डिप्टी कमिश्नर ने दे दी, तो तीसरे ऑफिसर को इसमें कोई जवाब नहीं बनता था उसको रोकने का। और अनलेस समबडी चैलेंजेस, अगर कोई चैलेंज करता है तो उस वक्त फिर पूरी इंक्वायरी होती है, वापस जाती है फाइल बाकी। तो ये इस चीज़ को एक करके मेरे खिलाफ, चूँकि बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से इन्होंने ये किया, वो क्या नाम है, ये एक मसला बनाने की कोशिश की कि मुझे एक टेंटेड ऑफिसर लोगों के सामने मेरा एक इम्प्रेशन ख़राब करने, ताकि मैं इलेक्शन में, चूँकि आपने सुना भी होगा कि मेरी रिटायरमेंट पर बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था, उसके बाद क्या क्या मैनिपुलेशन हुई, क्या क्या हुआ, तो ये बात इज़ ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बट ये चीज़ें हैं और इसको मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसी बात होगी तो वो तो ये क्या नाम है, अगर उनमें हिम्मत होती तो वो तो मिनिस्टर थे उस दौरान, मेरे खिलाफ क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया, बिल्कुल नहीं ना कर पाए। तो रुनियाल साहब, ये जो इलेक्शन लड़ना, जिस तरह से आपने एमएलए इलेक्शन भी लड़े, अभी डीडीसी इलेक्शन में भी आपने हिस्सा लिया, लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है आप पे इल्ज़ामात भी आयद किए, आपका जो कारण था इन इलेक्शंस में जाने का, क्या आप वहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं? क्या आप देखते हैं वहाँ पे कमियां रही हैं, जिस तरह से जिन एमएलए के द्वारा आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, वो वहाँ पे अपने आप को जो है, या वहाँ के लोग भी काफ़ी सारे जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनको किंग ऑफ डेवलपमेंट के नाम से पुकारते हैं, तो आप क्या बदलाव वहाँ पे करना चाहते हैं? देखिए, मुझे कोई डेवलपमेंट उनकी नज़र नहीं आई। किंग ऑफ डेवलपमेंट कहने से कोई किंग नहीं बनता। एक बंदे को एक बड़ा जुडिशियसली चलना था। अगर ये एमएलए साहब मुझे दरदही का रोड दे देते, खवड़ा दरदही का रोड, तो मैं मानता कि उन लोगों को, सबसे नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है, वहाँ पे इन्होंने किया। अगर इन्होंने बुज़ला का रोड बना दिया होता तो मैं समझता कि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। अगर ये सराची का रोड, वो मैंने अपने असर रसूख से, नईम साहब वगैरह से लेके, तो वो सीआरएफ में सराची का रोड सेंक्शन करवाया। इसके बाद अगर ये वाकई दूसरी ऐसी जगहें हैं, हजार बहुत सी सैकड़ों जगहें जहाँ पे रोड्स की ज़रूरत, इस बंदे ने उनको टोटली इग्नोर किया। वोट तो ले लिए, इग्नोर किया, दर्दी से इसका टॉपर था, ये नहीं लिया। अच्छा, आप देखिए सरबगनी एरिया, चक्का एरिया, चक्का में ये टॉप थे पे, वो इसको मिले थे वोट, इग्नोर किया उसको। दरदही की मैंने बात की, खवड़ा दरदही की, बगरकोट खवड़ा दरदही के रोड की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बात की। सरबगनी रोड की मैंने बात की हर फोरम में, चक्का रोड की मैंने बात की, बुज़ला रोड की मैंने बात की, बाकी रोड्स की मैंने बात की। तो ये आदमी जो है, जिसको 2-2 रोड मिलते थे नाबार्ड के तहत, या 1 रोड, वो बताए कहाँ इसने दिया। तो ये आदमी जो है, एक ट्रांसफार्मर, जो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है, बिजली इनको हर जगह पहुंचनी थी, ट्रांसफार्मर को ये इनॉग्रेट करता रहा जी।
जो जिसका लोगों ने किराया देना है। ये तो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, किसी का एहसान नहीं है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को BRGF था, जिसमें यह था कि आपको क्रिटिकल गैप्स करने थे, इसने लोगों को बाथरूम दिए BRGF में। BRGF में एक ऐसी स्कीम थी, इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अगर आपको 10 लाख का 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5 लाख चाहिए उसमें, जिसकी वजह से वो नामुकम्मल है, वो 5 लाख दे के उसको मुकम्मल करना था। एक विजिबल इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन एक चूँकि इन बंदों में ये नहीं थी। अभी देखिए हॉस्पिटल बानाल का इसने उस जगह पे बनाया जहाँ पे इतनी कंजेशन है, जहाँ पे कंजेशन है। अगर इसमें विजन होता, ये कि खुली जगह, वहाँ से इतना बड़ा जो पैसा लगा है वो दूसरी किसी जगह जो है ज़मीन खरीद के जहाँ पे इजी एक्सेस हो, वहाँ एम्बुलेंस जा ही नहीं सकती अंदर, और एक एम्बुलेंस जाने के लिए आपको पूरा ये जो चारों तरफ दुकानें बनी हैं और इतना ये कंजेस्टेड एरिया है, तो उस चीज़ को अगर इसमें विजन होता तो हॉस्पिटल को किसी अच्छी जगह पे बनाता, किसी ऐसी खुली जगह पे बनाता जहाँ नेशनल हाईवे पे एम्बुलेंस जाने में आने में एक साथ एम्बुलेंस आ भी सकती, जा भी सकती, अप्रोच होता। इतनी कंजेस्टेड इस एरिया में उसने हॉस्पिटल का इतनी बिल्डिंग खड़ी करवा दी, वो भी खुद ठेकेदारी वगैरह की। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक विजन की बात है। मैं उसको कसूरवार नहीं छोड़, क्योंकि उनकी इतनी ही उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, बल्कि कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, जब तक उसको तजर्बा नहीं होगा एक्सपोजर नहीं आता, और आदमी को इतना विजन नहीं आता है, विजन तजर्बे से आता है। तो मैं सियासत में इसलिए नहीं आया कि मैं कुछ ये, मुझे जब मैं आया लोगों ने मुझे कहा, मुझे भी दिलचस्पी डेवलप हो गई कि एक अच्छा काम है लोगों के, अगर आप ठीक ढंग से रहनुमाई करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है। एक तो यह मैं समझता हूँ कि कोई भी आप अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम आपका लोगों के काम आएगा, तो एक आपके लिए मेरे हिसाब से, मेरे मज़हब के मुताबिक सदका जारिया है। और हर मज़हब के मुताबिक जो है पुण्य का काम है कि अगर आप एक काम करेंगे, काम तो पैसा तो सरकार का होगा, लेकिन आपकी थोड़ी सी एफर्ट होगी कि आप उसका जुडिशियस यूज़ करें। सर, जिस तरह से आपने सड़कों की बात की कि वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं अगर हम उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि हमने सैकड़ों पुल बना दिए, सैकड़ों सड़कें बना दी, और उनके पावर मिनिस्टर रहते भी वो कहते हैं कि हर घर में लाइट है। वहाँ के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनको आज भी जो है बिजली देखने को नहीं मिल रही है, तो क्या कहना है? देखिए पावर आज भी कई जगहों में नहीं है। पावर मिनिस्टर रह के उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन जगहों पे ट्रांसफार्मर दिए जहाँ ज़रूरत भी नहीं थी। एक एक जगह में जो है 10-10 ट्रांसफार्मर दिए, और कहीं जगह जो है जहाँ 10 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी वहाँ एक भी इस वक्त नहीं है। तो उन्होंने तो वोट पॉलिटिक्स खेली, कोई अच्छा नहीं। बाकी आप देखिए कि ये सिर्फ क्या बानाल में ही ट्रांसफार्मर मिले, अगर ये कोकरनाग में भी मिले, अगर ये आप गुंदों में भी मिले, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उस स्कीम के तहत ना इस गवर्नमेंट का कोई हाथ होता है और ना इनका काम सिर्फ सर्वे करके देना है। लेकिन इसने उन एरियाज़ को इग्नोर किया जहाँ से इसको वोट नहीं मिले थे, और उन एरियाज़ को दिया जहाँ पे इसको ज़रूरत से ज़्यादा दिया जहाँ पे इसको वोट मिले थे। तो एक नुमाइंदा जो होता है जब वो जीत जाता है तो उसको फिर वोट पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको जो है सबकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने एक हलफ उठाया होता है कि मैं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करूँगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा। एक आदमी जब भेदभाव पर आ जाए और इस किस्म की बात करें, उसको न सिर्फ लोगों के सामने जलील होना पड़ेगा, बल्कि उसको अल्लाह के सामने भी, भगवान के सामने भी इस चीज़ का जवाब देना है कि जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने उसको ये मुंतखब करवाया था और जो एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी और जिसका उसने हलफ किया था, क्या उस हलफ का कितना पास रखा। इसने, आप मुझे बताए, इसने कितने नील के लोग लगवाए कंपनी में, ये मुझे बताए इसने चमलवास के कितने लोग लगवाए कंपनी में, ये मुझे बताए कि इसने बुजला के कितने लगाए, त्रिगाम के कितने लगाए, महू मंगत के कितने, पोगल के कितने। एक मखसूस तबके को इसने फ़ायदा दिया और मखसूस तबकों को फ़ायदा। ये मुझे बताया कि इसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितने काम करवाए। इतनी बड़ी कंपनियां, करोड़ों रुपए का, सैकड़ों, मैं कहता हूँ 200-300-500 करोड़ रुपए का पैसा अगर जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ सकते थे। और ये हमारा एक लीगली एक इलेक्टेड नुमाइंदा था। इन्होंने तो करना चाहिए था इस चीज़ के लिए, इन्होंने इस चीज़ की बात करनी चाहिए थी, और इन्होंने इस चीज़ को, और मैं यही बताऊं कि जो भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ थे उनको चाहिए था ये बात करना, उनका हिसाब लेना, डिप्टी कमिश्नर के पास उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैलकुलेट करना कि इनका कितना पैसा इन्होंने देना है,
किस एरिया को डेवलप, मान लो मैंने इनको कहा था कि कस्कूट से लेकर आगे तक एरिया को जो है, जो कि वहाँ से सड़क जा रही है तो नेशनल हाईवे इसको अडॉप्ट करे, या रेलवे का वहाँ पे कस्कूट में एक आपका रेलवे स्टेशन है, तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि ये अडॉप्ट करवाओ। देखिए ये मेरी बात कौन सुनेगा, मैं तो नॉन एंटिटी था उस वक्त, लेकिन इस बंदे को तो करना चाहिए था ना। इन लोगों को चाहिए था उस एरिया, हालांकि कस्कूट से उनके बहुत वोट आते हैं, अब भी आएंगे, क्योंकि ये लोगों को उस वक्त रीजनल बेसिस पे या इलाकाई बेसिस पे एक्सप्लॉइट करके अपने वोट ले लेते हैं, और बाद में लोगों को ये समझा जाता है और एक किस्म का खौफ कि अगर ये फलानी आ गया तो आपकी डेवलपमेंट नहीं करेगा। लेकिन लोगों को चाहिए कि वो देखे, हर किसी को परखे, और एक ऐसे आदमी को चुने जिसको कम से कम खौफ खुदा हो, और जो एक इलाके के डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरे इलाके का नुकसान नहीं करे, बल्कि वो हर किसी को करे। वो इसलिए नहीं करे कि उसको गवर्नमेंट का या लोगों का डर हो, वो इसलिए करे कि उसको खुदा का डर होना चाहिए। तो यही तमाम चीज़ें हैं। सर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आम जनता को भी, और जो लोग इस तरह की जो आप पे इल्ज़ामात लगाते हैं उनके लिए भी? नहीं, जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक है, ये सब भोंडे इल्ज़ामात हैं, ये लोग लगाते जाएंगे। इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि ये इल्ज़ामात मुझ पे लगाना। मुझे पूरी दुनिया जानती है, जम्मू कश्मीर स्टेट जानती है। इल्ज़ामात की मैं परवाह नहीं करता। अब मुझे पूरी आदत हो गई है कि गलत किसी के इल्ज़ामात को मैं इनको बर्दाश्त कर सकता हूँ। इससे भी ज़्यादा गलत इल्ज़ामात लगाए गए मेरी, जो अब मैं इस चीज़ का नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ामात तो चलते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आवाम का मैसेज है, आवाम को बेदार होना चाहिए। आवाम ये समझे कि वो किसी के पास जो चंद खड़पें जो हैं वो वोट और नोट वगैरह का वो वोट के बदले नोट लेकर अपनी आवाम को वर्गलाते हैं, और कभी कहते हैं कि फलानी रुनियाल साहब ने जी आपको गाली दी थी। रुनियाल साहब कहता है कि ये नहीं देंगे तो मैं क्या करूं। रुनियाल साहब कहता है कि मैं इनको यहाँ से बेदखल करवाऊंगा। तो इसी किस्म के एक भय का माहौल, एक डर का माहौल उनके दरमियान पैदा करते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं। और आवाम जो है इतनी भोली भाली है कि वो उनमें काफ़ी लोग आ जाते हैं। और आवाम को चाहिए कि खुद अपना वोट जो है एक्सरसाइज करें, खुद अपनी जजमेंट करें। वो किसी खड़पेच, सरपेच या पैंच के उसमें नहीं जाएं। अभी देखिए इस इलेक्शन में पैंचियों ने कहा कि हम तुम्हें मकान नहीं देंगे, अगर तुम रुनियाल साहब को वोट दोगे हम तुम्हें मकान। ये पैंचियों और आवाम को ये पता ही नहीं कि काउंसिल जो है ये सबको ओवरलुक करेगी। पैंच इस काउंसिल के अंडर होगा, सरपंच इस काउंसिल के अंडर होगा, ब्लॉक चेयरमैन वगैरह जो है पूरे ब्लॉक की पूरी अथॉरिटी इसके अंडर होगी। डिस्ट्रिक्ट की जो है जो डेवलपमेंट जो बोर्ड बनेगा इसका, वो सब इन लोगों के दस्तरस में होगा, कि जिसमें वो इंटरवीन कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट में पूछ सकते हैं। लेकिन उनको कहा गया, और लोगों ने इसमें भी खासकर दर्दही एरिया में मैंने सुना कि कुछ पैचों ने इस किस्म की बातें की और अपने लोगों को जो है उनको डराया धमकाया ताकि वो वोट हमें नहीं दें। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक लोगों में जागृति नहीं आएगी और जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, तो इस किस्म के लोग तो हमें सवार रहेंगे। और ये सबसे बड़ा जालिम इस वक्त जुल्म वोटर जो है गलत वोट डाल के अपनी आवाम पर जुल्म करता है और अपने आप पर जुल्म करता है। तो अभी यही किसी ने कहा है कि वोट आप दे दो क्या शैतान को और एक्सपेक्ट करो कि हज़रत उमर का अदल, तो ये एक्सपेक्ट नहीं हो सकता है। आपको अच्छा बंदा चुनना ज़रूरी है, फिर ये आप एक अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से, फिर ही आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ शेर अहमद रुनियाल साहब, जो फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे DDC कैंडिडेट थे उखराल A से। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।